नमस्कार प्रशिक्षु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेहतरीन होंगे। और मैं आपके सामाजिक अध्ययन का क्लास स्टार्ट किया हूं और सामाजिक अध्ययन में यह 10वां लेक्चर होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं सेंसस 2011 का जनगणना, है ना, क्या है इसके बारे में सारी चीज़ें मैं बताने का प्रयास करूँगा। हर एक चीज़ बताऊँगा, कहाँ की जनसंख्या सबसे अधिक है, किस राज्य में सबसे अधिक पॉपुलेशन है, किस राज्य में सबसे कम है, साक्षरता दर क्या है, जनसंख्या घनत्व दर क्या है ना, या एक तरह से सेक्स रेशियो। थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम है और कोऑपरेट करिएगा, सही हो जाएगा कूके आने तक, है ना। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को बहुत अच्छे से और कंसंट्रेशन बनाकर बहुत बढ़िया से देखिएगा। ये चीज़ें आपको यही नहीं कि बस DLED 4th सेमेस्टर का ही एक टॉपिक है, या आपके अपर लेवल जो आप पढ़ोगे, कभी सुपर टेट तो देना है आपको। सामाजिक अध्ययन में अगर देखें तो EVS वाला जो पोर्शन है यूपी टेट में, उसको भी तो देना है आपको। तो वो चीज़ें वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो सेंसस 2011 के अनुसार अगर हम देखें, अभी तो 2021 की जनगणना जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें बदलाव आएंगी, लेकिन आपके जो चैप्टर में दिया है 2011 वाला दिया है, तो हम इसी को करेंगे और भली बात ही समझेंगे सारी चीज़ें। कैसे लिंगानुपात निकाला जाता है, कब जनसंख्या घनत्व तो कैसे निकाला जाता है, यही चीज़ें आपके पूरे के पूरे चैप्टर में हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं जनगणना में, और आपसे रिक्वेस्ट भी होगा इतना शेयर करो कम से कम मेरे कू के पास तक पहुँच जाए, वो देख सके इस वीडियो को, ठीक है ना। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। और अपना भी यह वीडियो मैं कितने बजे बना रहा हूँ, सच में बताऊँ तो आप सोच भी नहीं सकते, है ना। घर में बहुत शांति है, पूरा का पूरा हर एक तरफ शांति शांति है। तो मैंने सोचा कि चलो नींद तो नहीं आ रही है, फिलहाल बन जाए वीडियो ही बन जाए। तो मैंने एक मैथ का कल वाला जो 9 बजे वीडियो आएगी, है ना, मतलब कि आज आएगा 9 बजे। मैंने कल का वीडियो, मतलब आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ तो आप देख रहे हो, कल 6 बजे देख रहे हो ना, मतलब शाम को देख रहे हो, आज अभी 6 बज रहा है जो, तो आप देख रहे हो। लेकिन मैं ये वीडियो कल का बनाया हूँ, कल रात में करीब 2 बजने के करीब बना है ना। तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि नींद ही जब नहीं आती मेरे भाई ना, तो हाथ धो के मैंने सोचा बच्चों के लिए या बेटे के लिए कुछ कर ही दूँ, फिर सोऊंगा, फिर उसके बाद सुबह उठकर जाना होता है पढ़ाने भी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। भारत की जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही बनेगा कि भारत में जनगणना कब से शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ और किसके समय शुरू हुआ, किसके समय, कौन उस समय भारत का वायसराय था, क्या था। 1872 में से वायसराय नहीं थे, भारत के गवर्नर जनरल थे, ये चीज़ें याद रखना है। भारत के गवर्नर जनरल 1872 में थे, मतलब कि जो भी रहा हो, लॉर्ड मेयो। याद रखना, भारत का सबसे पहले जनगणना कब शुरू हुआ, 1872 में शुरू हुआ। 1872 में 10 की जनगणना इसे नहीं बोलेंगे, लेकिन अभी आपसे आगे पूछेगा 10 की जनगणना किसके समय शुरू हुआ, तो उस समय लॉर्ड रिपन था जब 10 की जनगणना शुरू हुआ। तो पहले हम बता देते हैं, 1872 में सबसे पहला जनगणना होता है भारत में, सबसे पहला। और इस समय भारत का वायसराय, भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड मेयो। क्या नाम रहता है, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो रहता है। 1857 58 नहीं भाई, सही है, मतलब वायसराय, भारत के वायसराय थे लॉर्ड मेयो, क्योंकि 1858 के बाद से ही लॉर्ड कैनिंग रहता है पहला वायसराय, और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहता है ना। उसके बाद से आपका एक तरह से वायसराय स्टार्ट हो जाता है, वायसराय का पोस्ट 1857 की क्रांति के बाद से। तो ये 1857 के बाद वाला ही तो पोर्शन है, यानी कि लॉर्ड मेयो वायसराय रहता है। याद रखेंगे, जब ये भारत के अंदर जनगणना शुरू हुआ, 10 की नहीं, सिर्फ शुरू हुआ। अब 10 की जनगणना कब से शुरू हुआ आपसे पूछा जाएगा, नियमित रूप से इससे बोला जाएगा। तो नियमित रूप से जो जनगणना शुरू हुआ 1881 से शुरू हुआ मेरे भाई, यह 1881 से शुरू होता है। और इस समय भारत का वायसराय कौन रहता है, अगर आपसे पूछे तो आप बता देना है आपको कि लॉर्ड रिपन रहता है, लॉर्ड रिपन रहता है। ये चीज़ें आपसे पूछिए, इरविन नहीं भाई, इरविन तो बाद में आता है 1931 के आसपास, 1930 29 28 29 30 रहता है। 30 31 का जो इरविन समझौता होता है भारत गांधी जी के साथ में, गोलमेज सम्मेलन वाला। तो 1881 यह नियमित रूप से, यानी कि 10 की जनगणना कब स्टार्ट हुआ अगर आपसे पूछे तो आप बता सकते हो 1881 से 10 की जनगणना। भाई देख लेना मात्रा वगैरह थोड़ा सा लॉर्ड रिपन के समय से स्टार्ट होता है। अब आगे आ जाते हैं, विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय किसे जाता है, पूरे विश्व की बात अब कर रहा है। तो पूरे विश्व में कब हुआ था, स्वीडन में हुआ था। याद रखना, स्वीडन देश को जाता है सबसे पहले। मतलब भारत में सबसे पहले तो 1872 में हुआ था अनियमित जनगणना मेयो के समय, और नियमित जनगणना 10 की तरीके से कब से स्टार्ट हुआ, 1881 में स्टार्ट हुआ लॉर्ड रिपन के समय, ये 10 की जनगणना था।
लेकिन अगर आपसे पूछे कि पूरे विश्व में जनगणना सर्वप्रथम कब से स्टार्ट हुआ और किस देश में स्टार्ट हुआ, किसको श्रेय जाता है, तो बताएंगे स्वीडन को जाता है। 1749 में 1749 में यह स्वीडन को जाता है। स्वीडन को जाता है यह एक तरह से जो 1749 का यह कह लीजिए कि जो जनगणना कब स्टार्ट हुआ पूरे विश्व में सबसे पहले, ये किसको श्रेय जाता है इसका, तो स्वीडन को जाता है, स्वीडन देश को जाता है। ठीक है ना, ये चीज़ें। भारत में जनगणना संगठन ही जनगणना संबंधित सारे के सारे कार्य को देखती है। मैंने क्या बोला, भारत में जनगणना संगठन एक बनाया गया जो कि भारत में जनगणना संबंधित सभी कार्यों को देखती है। अब इस बार तो पूरा डिजिटली रूप से होगा, आपके घर जो मास्टराइन होंगी और जो जो चीज़ें होंगा सरकार की तरफ से वो चीज़ें आएंगे, या फिर आप कि मोबाइल पर भी बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। और आंकड़ों की जो प्रस्तुति है सब कुछ जनगणना संगठन ही द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। अब इसका सबसे उच्च अधिकारी कौन होता है, अगर आपसे पूछा जाए जनगणना संगठन का सबसे उच्च अधिकारी कौन होता है, रजिस्टर जनरल कौन होता है सेंसस का, है ना, या फिर कह लीजिए कमिश्नर कौन होता है, या फिर आपसे बोले रजिस्टर जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है, यानी भारत का पंजीकरण एवं जनगणना आयुक्त कौन होता है, तो बताएंगे मतलब जो अधिकारी होता है उसका नाम क्या है, तो बताएंगे जनगणना आयुक्त उसे बोला जाता है। अब इस समय कोई और होगा, लेकिन ये जब था उस समय कोई और था, अभी फिलहाल में कोई और है जनगणना आयुक्त, तो यह इसके हेड होते हैं, अधिकारी होते हैं, जनगणना आयुक्त उन्हें बोला जाता है। ठीक है ना। इसके बाद आगे आते हैं, तो यह अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्रता भारत की जब नहीं मिली थी, जब नहीं हुई थी, तो उस समय से लेकर कि भारत की कौन से नंबर की जनगणना है, जब स्वतंत्र भारत नहीं हुआ था, भारत की एक तरह से नहीं हुई थी, नहीं हुआ था भारत का, है ना, भारत जब स्वतंत्र नहीं हुआ था तब से लेकर, मतलब कि एक तरह से कह लीजिए स्वतंत्रता के पहले वाला, क्योंकि भाई स्वतंत्रता के पहले से स्टार्ट हुआ था 1872 में, तो कौन से नंबर की है जनगणना 2011 वाला, तो आपसे पूछा जाएगा कि स्वतंत्रता के पहले 2011 वाला जो जनगणना है वो कौन सी नंबर की जनगणना है, तो आप बताएंगे 15वीं नंबर की जनगणना है भाई, 15वीं नंबर का आप जोड़ सकते हैं, 15वीं नंबर की जनगणना है। लेकिन अगर आपसे पूछे स्वतंत्रता के बाद यानी 1947 के बाद 1951 में जो जनगणना हुआ था, आप काउंट कर सकते हो 1951, 1961, 1971, 1981, 1981, 1991, 2001, 2011, मतलब 7वीं नंबर की स्वतंत्र भारत का यह जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था उसके पहले स्वतंत्रता के पहले से लेकर अब तक का 15वीं था। लेकिन अगर स्वतंत्र भारत का पूछे तो आप 7वीं नंबर का बता देंगे, जो हमने अभी काउंट कराया आपको ना, 7वीं नंबर की जनगणना 2011 वाला था, अब आएगा तो 8वीं नंबर का हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है ना, प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा युवा प्रदेश देश है। समझ रहे हैं, मतलब भारत जो है पूरे विश्व का युवा प्रदेश देश है, मतलब युवा कंट्री है। ऐसा क्यों? क्योंकि 2020 तक अगर सारे भारतीयों का एवरेज एक तरह से उम्र देखा जाए तो 29 वर्ष था, उस आंकड़े से पता चल रहा था, मतलब कि जो जनगणना द्वारा 2011 की जनगणना द्वारा जो आंकड़ा दिया गया था, यह कहा गया था 2020 तक, उसमें लिखा गया है 2020 तक जो भारतीय युवा हैं उनकी जो एवरेज एज होगी वो 29 वर्ष होगा। यानी कि पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो सबसे युवा देश कौन सा होगा 2020 तक की डाटा के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, 2021 तक के मान लीजिए, तो वह भारत देश को माना गया था। ठीक है ना, ये चीज़ें दिमाग में रखना है। 11वीं जनगणना के अनुसार अगर देखें तो भारत में कितनी जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या पूरी कितनी है, तो 121 करोड़। और यह बात आप कितनी बार, हमको लगता है बहुतों बार आपने अपने प्रधानमंत्री जो आपके 17वीं लोकसभा के बाद 15वें नंबर के जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके मुख से आपने सुना था। 121 करोड़ जनसंख्या, 121 करोड़। लेकिन अभी फिलहाल में भारत 2023 तक सबसे बड़ा जनसंख्या के मामले में देश हो जाएगा, है ना, चीन को भी पीछे छोड़ेगा। 137 करोड़ जनसंख्या हो जाएगी इसकी। याद रखना भाई, बहुत ही खतरनाक हम लोग अपने सैनिक तैयार कर रहे हैं। ठीक है ना, चढ़ाई करनी होगी, जो भी पड़ोसी देश है जो थोड़े से अकड़ रहे हैं, ठीक है, याद रखना और तैयार हो जाना। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है मेरे भाई, ये चीज याद रखना, जो कि पूरे विश्व का परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 17.5% है। पूरे विश्व का 17.5% जनसंख्या अकेले केवल भारत देश रखता है। सबसे बड़ा देश, मतलब 2021 के सेंसस के हिसाब से दूसरे नंबर की सबसे
विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश जो जनसंख्या के मामले में। 2001 से लेकर 2011 के बीच 10 की वृद्धि इसकी जनसंख्या में कितनी हुई थी मेरे भाई? 17.7% का हुआ था। सोच रहे हैं ना, 17.7% का हुआ है। इतना ज़्यादा 10 की वृद्धि हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो कंट्रोल में आएगा। और यह चीज़ें इसको कंट्रोल में लाने के लिए 2070 का सेंसस हम लोग तय किए हैं कि 2070 तक भारत की जनगणना को कंट्रोल धीरे धीरे कर लिया जाएगा। लगभग 2 के आसपास में हो जाएगा तब ना। और देश में कुल नगरीय जनसंख्या कितनी है? नगर में रहने वाले, मतलब शहरी, पूरे विश्व, मतलब पूरे देश के, अपने भारत देश में नगर में, शहर में रहने वाले युवा कितने हैं? मतलब कि सारे लोग मिलाकर कितने प्राणी हैं जो कि शहर में रहते हैं? 31 भाई हमारी तरह तो लोग गांव में ही समझ रहे हैं। 31.2% लोग शहर में रहते हैं, यानी कि ग्रामीण जनसंख्या, भाई हम लोग ग्रामीण जनसंख्या वाले हैं 68.8%। 68.8% ये क्या है? ग्रामीण जनसंख्या वाला है ना चीज़ें हैं। तो आप समझ सकते हैं लगभग 69% हमारी भारत की जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या के अंदर आती है। ठीक है, ये चीज़ें आपको दिमाग में रख लेना है। आगे चलते हैं। भाई रात का समय है थोड़ा सा ना, तो दरवाज़ा खुला है, बाहर वाला भी खुला है, और इस रूम का भी, मैंने सबसे ऊपर रूम पढ़ाना होता है ना, तो मुझे लगा कोई आ गया तो भय ऐसा लगता है ना। वैसे डरने की क्या बात है भाई, मेरे साथ है, ठीक है ना, वो कभी डरने नहीं देगी मुझे। चलो आ जाओ आगे। तो ये चीज़ें 31.2% और 68.8%, ये चीज़ें आपको, आंकड़ा बहुत जरूरी है। यह आंकड़ा 17.5% जो मैंने बताया ना, कई बार पूछा गया है भाई। सुपर टेट उठा लो, आप यूपी टेट उठा लो मेरे भाई, बहुत बार पूछा गया है, बहुत जगह पूछा गया, अनेकों एग्जाम पूछा गया, तो याद रखना है। अब देखिए, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो सन 2000 होती थी, 2019 की बात नहीं कर रहे हैं, सॉरी 2020 वाले की बात नहीं कर रहे हैं राष्ट्रीय जनसंख्या नीति सन 2000 वाली, अगर उसके अनुसार देखेंगे तो जनसंख्या में स्थिरता भारत कब तक प्राप्त कर लेगा? 2070 तक प्राप्त कर लेगा मेरे भाई, 2070 तक प्राप्त कर लेगा। पहले ये चीज़ें 2047 तक थी, 2045 तक थी, लेकिन 2045 से बढ़ाकर 2070 कर लिया कि अब लगने लगा ससुरा कंट्रोल नहीं होगा ना, बढ़ा ही दो भाई। अब देखो 2070 तक नहीं कंट्रोल हुआ तो आगे 4-5 साल और देखेंगे, नहीं होगा तो फिर उसे फिर बढ़ाएंगे भाई, तो ना। तो चीज़ें आगे बढ़ती चली जाती हैं, वो चीज़ें कब तक कंट्रोल होंगी भगवान विधाता जाने और हम आप जाने। अब देखिए, यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या के मामले में कौन सा राज्य है? अब हम राज्य पे बात करते हैं ना, ये तो पूरे देश के हिसाब से था। जो चीज़ें भी छूट रही हैं अभी कवर हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है ना। जैसे कि आपका शिक्षक, मतलब पूरे विश्व का, पूरे भारत में शिक्षा का रेशियो, पूरे भारत का सेक्स रेशियो कितना, सब पता चलेगा, अभी घबराना नहीं है। एक एक प्रश्न कंप्लीट कराने का पूरा दावा है। अब देखिए, यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या के मामले में देखें तो कौन सा राज्य है मेरे भाई? क्रम से आप लिख सकते हैं, जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा किस राज्य में, यूपी में नहीं, मतलब पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या के दृष्टि से देखें तो सबसे पहला राज्य कौन सा है जनसंख्या के दृष्टि मेरे भाई? क्षेत्रफल के दृष्टि से नहीं देखा जा रहा है ना, क्षेत्रफल के दृष्टि से तो ज्योग्राफी में आप पढ़े होंगे। सबसे बड़ा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश था चौथे नंबर पे। लेकिन जनसंख्या के दृष्टि से यूपी सबसे अधिक है। कितनी इसकी जनसंख्या है? तो 20 करोड़ है। कितना भाई? 20 करोड़ जनसंख्या है। 20 करोड़ जनसंख्या अकेले यूपी की है, पाकिस्तान अकेले इसमें आ जाएगा, समझ रहे हैं? अगर मतलब पूरे विश्व के दृष्टि से देखें ना, तो ये 5वें नंबर की सबसे बड़े देश में उभरेगी जनसंख्या के मामले में, समझ रहे हैं ना भाई? तो इस तरह से समझ रहे हैं, यूपी अकेले पाकिस्तान के बराबर है। तो 20 करोड़ जनसंख्या यूपी का हुआ। इसके बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र का 11 करोड़, महाराष्ट्र लिख लीजिए आप इसे, महाराष्ट्र का 11 करोड़ जनसंख्या। तो फिर उसके बाद है 10 करोड़, भाई ये पूछा भी गया है, 10 करोड़ वाला है, बिहार का है, बिहार का 10 करोड़, तीसरे नंबर, 3 10 याद कर लीजिए, 10 करोड़, यह चीज़ें याद रखेंगे। लेकिन अगर पूछा जाता है यही चीज़ कम, हम केवल अभी राज्य की बात कर रहे हैं, यूनियन टेरिटरीज की बात नहीं कर रहे हैं मेरे भाई, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। मतलब एक तरह से कह लीजिए कि यूनियन टेरिटरीज और पूरा राज्य मिलाकर भी यही सबसे अधिक आएगा, है ना। और अगर बात करें सबसे कम जनसंख्या किस राज्य का है, तो बताएंगे सिक्किम का। सिक्किम का सबसे कम है, कितना भाई है सिक्किम का? कितना है? 60 लाख, 60 लाख है सिक्किम का। इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन आ जाता है? सिक्किम के बाद आ जाता है दूसरे नंबर पर आपका मिजोरम, मिजोरम का 10 लाख। मिजोरम में कितने लोग रहते हैं? 10 लाख रहते हैं मिजोरम। एक मिनट बेटे भाई, 6 लाख होगा यहाँ पे ना, 60 लाख। सिक्किम का कितना होगा? 6 लाख होगा मेरे भाई, 60 लाख नहीं 6 लाख, हमने गलती लिख दिया था, 60 लाख 6 लाख, क्योंकि मिजोरम का 10 लाख है ना, मिजोरम का 10 लाख है, याद रखना। यह जनसंख्या दर का कमी है, जनसंख्या दर बढ़ोतरी वाला सबसे अधिक यह, फिर उसके बाद यह, फिर उसके बाद सबसे कम में यह, सबसे कम में
मतलब इसके बाद दूसरे नंबर पर यह। तो दूसरा नंबर तक हमें याद रखना है सारी चीज़ें। अब केंद्र शासित प्रदेश में आ जाते हैं। 2011 के अनुसार केंद्र में अगर देखा जाए, मतलब केंद्र की पहले बात कर लेते हैं। ये एससी मतलब शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या कितनी थी पूरे भारत में? पूरे भारत में शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या कितनी है तो बता देंगे 200, मतलब एससी का जनसंख्या कितना होगा शेड्यूल कास्ट का? लगभग 20 करोड़। कितना? लगभग 20 करोड़ जनसंख्या इनकी है। कितनी है? लगभग 20 करोड़। उसमें से भी सबसे अधिक, सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में है तो बताएंगे उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट के लोग ज्यादा रहते हैं, यूपी में। लेकिन परसेंटेज के हिसाब से देखें, मतलब राज्य और यूटी मिलाकर सबसे ज्यादा परसेंटेज के हिसाब से, और राज्य और यूटी मिलाकर सबसे ज्यादा यूपी में मतलब कि एससी की जनसंख्या रहती है। लेकिन अगर राज्य और यूटी मिलाकर देखें तो परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य या यूटी में है तो बता देंगे पंजाब राज्य, पंजाब में है। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा परसेंटेज के मामले में, और वैसे अधिक के मामले में उत्तर प्रदेश में। अब शेड्यूल ट्राइब की बात आती है एसटी कास्ट में। एसटी की बात करें तो एसटी में सबसे अधिक जनसंख्या, मतलब कितनी लगभग जनसंख्या भारत में रहती है एसटी तो बता देंगे सेंसस 2011 के अनुसार 10 करोड़ जनसंख्या, लगभग 10 करोड़ जनसंख्या। इस 10 करोड़ में सबसे अधिक किस राज्य और यूटी में है, और सबसे अधिक परसेंटेज के हिसाब से किस राज्य और यूटी में? सबसे कम का नहीं पूछा जाता है, तो वह चीज़ें नहीं याद करेंगे। अगर पूछा जाएगा तो देखेंगे, ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है ना। सबसे ज़्यादा पूछेंगे तो मध्य प्रदेश, भाई याद रखना, मध्य प्रदेश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे टाइगर प्रदेश भी कहते हैं, इसे सोया प्रदेश भी कहते हैं। यहाँ पे आदिवासी का वाला क्षेत्र ज़्यादा होता है, क्योंकि आदिवासी में एसटी आते हैं ना, इस वजह से यहाँ पे जंगल भी ज़्यादा है मेरे भाई, उद्यान भी ज़्यादा हैं, सारी चीज़ें ज़्यादा हैं ना। और एमपी भारत का हृदय भी है ना, दिल बोला जाता है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब्स के लोग रहते हैं, 10 करोड़ में से बहुत ज़्यादा लगभग यहाँ पे रहते हैं ना। और सबसे ज़्यादा परसेंटेज के हिसाब से राज्य और यूटी कौन सा है? न्यूजीलैंड। एक मिनट, न्यूजीलैंड बोल भाई, क्या नाम है उसका? देखो लक्षद्वीप है क्या? लक्षद्वीप है भाई, मतलब अंडमान निकोबार हमको दिमाग में आ जाता है, तो न्यूजीलैंड दिमाग में आ जाता है। न्यूजीलैंड तो बहुत दूर पड़ेगा भाई, आ जाओ यहाँ पे। लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा परसेंटेज के हिसाब से, और सबसे ज़्यादा वैसे देखें तो मध्य प्रदेश में। ये चीज़ें दिमाग में रख लेनी है। एक मिनट में थोड़ा पानी पी लेता हूँ। भाई दवा भी खा लिया थोड़ा सा, गले में ना काफ़ी ज़्यादा खराश उत्पन्न हो गया है। देखते हैं कब तक सही होगा। अब कू के आने के बाद ही सही होगा। पता है कभी कभी लगता है कि दवा सब छोड़ो, दवा खाने से क्या लगेगा, क्योंकि जब तक वो थी ना तब तक मेरा तबीयत कभी ख़राब ही नहीं होता था यार। गजब का एनर्जी है उसमें। चलो आ जाते हैं मेरे भाई। अब ये क्लास नंबर मतलब कि जो आगे चल रहा था आपका, अब आगे देखेंगे हम लोग। सबसे पहले जैसे जनसंख्या सबसे अधिक वाला पोर्शन मैंने देख लिया है ना। अगर पूछा जाए जनसंख्या सबसे अधिक किस में रहता है, अगर आपने बता दिया कि यूपी में, फिर महाराष्ट्र में, फिर बिहार में। सबसे कम किस में रहता है राज्य की नज़र से देखें तो सिक्किम में सबसे कम, फिर मिजोरम में। इसी तरह अगर यूटी, केवल यूटी की बात करें, यूटी में जो आपके 8 यूटी हैं, तो सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे रहती है, किस यूटी में रहती है, किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो दिल्ली में है। लगभग 1.67 करोड़। मेरे भाई सोच लो, उतनी छोटे से क्षेत्रफल में इतने लोग रहते हैं। और सबसे कम मैंने बता दिया लक्षद्वीप में, लगभग 64,000। ठीक है ना, ये चीज़ें याद रखना है आपको। और वैसे तो मैंने बता दिया मिजोरम, ठीक है ना, देश मतलब कि राज्य के देश से, यूटी के देश से सबसे कम कहाँ पे रहती, कौन जनसंख्या रहती है, मतलब लक्षद्वीप में रहती है, 64,000। ठीक है। अब आते हैं जनसंख्या वृद्धि दर क्या होता है। जनसंख्या वृद्धि दर में, जनसंख्या वृद्धि दर मेरे भाई लिखते चलना, वृद्धि दर में एक तरफ लिखना राज्य और तो एक तरफ लिखना यूटी। यूटी, राज्य और यूटी। जनसंख्या वृद्धि दर के मामले में अगर देखें मेरे भाई, तो सबसे अधिक वृद्धि दर किस राज्य में हुआ है, तो मेघालय, फिर अरुणाचल प्रदेश। पहले मेघालय, फिर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कितना हुआ है अगर बोला जाए, 27.1% यहाँ पे हुआ है। और अरुणाचल प्रदेश में कितनी वृद्धि दर हुई है? 26% मेरे भाई, 26% वृद्धि हुआ, सोच सकते हैं आप। और सबसे कम की अगर बात कर ले, तो नागालैंड, फिर केरल। नागालैंड में सबसे कम वृद्धि दर हुआ है, नागालैंड, फिर उसके बाद केरल में यह कम का मामला है। सबसे कम वृद्धि दर यहाँ पे देखा गया, सबसे अधिक वृद्धि दर यहाँ पे देखा गया सेंसस 2011 के हिसाब से। मैं सारी चीजें बता रहा हूँ। और वो भी पता है नागालैंड में कितना देखा गया, माइनस में देखा गया, मतलब कमी होती देखा गया जनसंख्या का, कितना 0.6% का कमी। और केरल में कितना 4.9% का वृद्धि देखा गया, 4.9% की वृद्धि देखेगी। ठीक है ना, मतलब सबसे कम, फिर उसके बाद यह, और सबसे अधिक में देखा जाए मेघालय, फिर अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद आ जाते हैं यूटी में सबसे अधिक वृद्धि दर किस
राज्य में हो, मतलब किस केंद्र शासित प्रदेश में, दादरा नगर हवेली में सबसे अधिक वृद्धि दर देखा गया 55.9% का। दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली, नगर हवेली, अब तो दादरा नगर हवेली और दमन दीव मिलाकर एक ही यूटी बना दिया गया है ना। तो अब जो सेंसस आएगा दोनों का मिक्सअप आएगा मेरे भाई, वो चीज़ें एक यूटी में देखी जाएंगी, ठीक है ना। इसमें लगभग 55.9% की वृद्धि देखी गई, ठीक है ना। बस सोच लो कितना ज़्यादा भैया देखा गया। और लक्षद्वीप के हिसाब से देखें तो लक्षद्वीप में सबसे कम वृद्धि दर देखा गया, जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम देखा गया यूटी में। अगर देखा यूटी की दृष्टि से देखें तो लक्षद्वीप 6.3% की कमी देखी गई, मतलब कि एक तरह से सबसे कम वृद्धि हुआ यूटी में बात करें तो, किसमें, लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप में, याद रखना मेरे भाई, ठीक है ना। इसके बाद आ जाते हैं जनसंख्या घनत्व के मामले। जनसंख्या घनत्व का मामला मतलब समझ रहे हैं, जैसे 1 स्क्वायर फीट की जगह है, 1 स्क्वायर फीट की जगह है, 1 वर्ग इधर और 1 वर्ग इधर, तो इस पूरे एरिया में 1 वर्ग वाले में कितने लोग रहते हैं, यह मायने करता है। मतलब कि जनसंख्या वृद्धि, ज़्यादा लोग हैं तो वहाँ पे जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होगा। इस तरह से पूरे राज्य में देखें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार है। बिहार में पर 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, तो बता देंगे 1106 लोग रहते हैं। 11,006 लोग, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार छः, मेरे भाई सही बताया मैंने, तो 1106, 1106 लोग रहते हैं, 11,000 नहीं 1106 लोग रहते हैं। तो इसके बाद पश्चिम बंगाल में मेरे भाई 1028 लोग रहते हैं। पश्चिम बंगाल में कितने लोग रहते हैं, 1028 लोग रहते हैं। ये चीज़ें दिमाग में रख लेना, मतलब सबसे अधिक बिहार, फिर इसके बाद पश्चिम बंगाल। मेरे भाई बहुत ज़्यादा है पर स्क्वायर मीटर में, समझ रहे हैं। 1 किलोमीटर ऐसे ले लीजिए, 1 किलोमीटर ऐसे ले लीजिए, इस प्रकार से पर 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, बिहार में 1106 और पश्चिम बंगाल में 1028। लेकिन अगर यही चीज़ पूछा जाए सबसे कम किस में है, सबसे कम की अगर बात किया जाए तो कहाँ पर बताएंगे आप, तब बता देंगे भाई। अच्छा, पूरे देश में जनसंख्या घनत्व कितना है भाई, लिख लेना 382। पूरे देश का जनसंख्या घनत्व, पूरे देश का जनसंख्या घनत्व 32,63,000 कितने दो, मतलब 32,83,263 वर्ग किलोमीटर पूरा एरिया है भारत का। तो उसमें पर 1 किलोमीटर के हिसाब से अगर देखा जाए, वर्ग एरिया निकाला जाए, तो पूरे भारत में 382 लोग रहते हैं। यानी भारत का पूरे जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 है। ये दिमाग में रख लेना भाई, 382 लोग रहते हैं पर 1 किलोमीटर स्क्वायर में भारत में। लेकिन सबसे कम जनसंख्या का रेशियो देखें मेरे, घनत्व देखें कहाँ पे है, किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश बताएंगे। अरुणाचल प्रदेश में 17 लोग मात्र रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में। कितना लोग रहते हैं भाई, 17 लोग रहते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर भी याद रख लीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश के बाद मिजोरम, 82 लोग रहते हैं पर मिजोरम, ठीक है मेरे भाई, ये चीज़ याद रखना। आइजोल यहाँ का कैपिटल है। इसके बाद जनसंख्या घनत्व में सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा किस यूटी में रहते हैं मेरे भाई, सबसे ज़्यादा, तो बोलेंगे दिल्ली में 11,320 लोग रहते हैं। दिल्ली भाई, रेस कर लेते हैं पहले इसको। कितने लोग रहते हैं दिल्ली, अगर यूटी के दृष्टि से देखें, यानी केंद्र शासित प्रदेश में देखें, कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर जनसंख्या वृद्धि, मतलब जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो बताएंगे 11,320 दिल्ली में। 11,320 कहाँ पर, दिल्ली में है। दिल्ली में है मेरे भाई सबसे अधिक, ठीक है ना, याद रखना। अगर पूरा अगर यूटी और केंद्र मतलब राज्य वगैरह सब मिलाकर देखा जाए तब भी यह सबसे अधिक होगा। और सबसे कम कहाँ पे है, किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो बताएंगे अंडमान निकोबार में 40 लोग रहते हैं। 40 लोग पर 1 किलोमीटर स्क्वायर में। अंडमान निकोबार वाले द्वीप में भाई, निकोबार, ठीक है ना, ये चीज़ें दिमाग में रख लेना। अब आगे जाते हैं लिंगानुपात। पहली बात है लिंगानुपात क्या होता है, मतलब कि गर्ल्स पे और बॉय का कितना ज़्यादा अनुपात होगा, मतलब 1000 बॉयज़ पर 1000 मेल पर कितनी लड़कियां हैं, वह लिंगानुपात, सेक्स रेशियो कहलाता है। तो सेक्स रेशियो के मामले में राज्य में देखें तो सबसे अधिक सेक्स रेशियो कहाँ पर, मतलब सबसे अधिक लड़कियां लड़कों की अपेक्षा कहाँ पे रहती हैं, तो बताएंगे केरल में रहती हैं। कितना, 1024 कितनी, 1084 में भाई, 1084 लड़कियां रहती हैं केरल में 1000 लड़के पे, ठीक है ना। और तमिलनाडु में देखा जाए तो 996, तमिलनाडु दूसरे नंबर पर आ जाता है राज्य के दृष्टि से। तमिलनाडु कितना, 996 लड़कियां रहती हैं पर 1000 लड़के पर। यह लिंगानुपात बताया जा रहा है। अगर देखा जाए पूरे देश का लिंगानुपात कितना है मेरे भाई, तो 943, याद रख लेना, 943 लिंगानुपात और 382 इसका जनसंख्या घनत्व था। तो 943 पर 1000 पर, यह बातें याद रखेंगे। और अगर देखा जाए सबसे कम
लिंगानुपात किस राज्य में है मेरे भाई? तो याद रखना हरियाणा, हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात। उसके बाद जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में जो सबसे कम लिंगानुपात है वो 879 है। हरियाणा कितना है मेरे भाई? 879 लड़कियां सबसे कम यहाँ पर हैं पूरे राज्य में देखें तो। उसके बाद जे एंड के यानी कि जम्मू कश्मीर में कितनी है? जम्मू कश्मीर में लड़कियां पर 1000 लड़के पर 8089, 889 मेरे भाई देख सकते हो आप, है ना। इसके बाद अगर देखा जाए मेरे भाई पूरे देश में, तो हमने बताया 943 लड़कियां रहती हैं पर 1000 पर, और सबसे कम किस किस केंद्र शासित प्रदेश में लड़कियां रहती हैं पर 1000 लड़के पे मेरे भाई? तो बता देना सबसे अधिक, पहले देख लीजिए सबसे अधिक किस केंद्र शासित प्रदेश में लड़कियां हैं लड़कों के अपेक्षा? तो बताएंगे पुदुचेरी। क्या बताएंगे? पुदुचेरी कितनी है? लगभग 1027 है क्या? इसको ज़रा देखना पड़ेगा, 1027 की 1037 ऐसे कुछ है, 1037 आप लिख लेना, 1037 है शायद। इसके बाद सबसे कम अगर देखा जाए तो लक्षद्वीप पे 618, लक्षद्वीप केवल केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहे हैं भाई, लक्षद्वीप में 618 लड़कियां रहती हैं पर 1000 पर। यह लिंगानुपात था, सेक्स रेशियो था। इसके बाद साक्षरता दर, साक्षरता दर में देखते हैं कि हाँ साक्षरता दर अच्छा कैसे निकाला जाता है भाई। ये चीज़ याद रख लेना, 382 क्या था? 382 भारत का एक तरह से जनसंख्या घनत्व था, लेकिन हमने क्या बताया 943 क्या था? सेक्स रेशियो था, 943 सेक्स रेशियो था। ये बात याद रखना, पूरे भारत का है भाई। अब ये पूछा जाता है आपसे, बहुत बार पूछा जाएगा। इसी तरह से हमने क्या बोला कि भाई साक्षरता दर, साक्षरता दर कैसे निकालते हैं? साक्षरों की संख्या, साक्षरता दर, साक्षरता परसेंटेज, साक्षरों की संख्या, साक्षरों की संख्या बटे 7 वर्ष से अधिक जनसंख्या, 7 वर्ष से अधिक जनसंख्या। अधिक जनसंख्या कितनी है? अधिक जनसंख्या कितनी है? 100। जैसे आपके घर में 5 सदस्य हैं, 5 में से 2 लोग पढ़े हैं और पाँचों के जो एज हैं लगभग 7 वर्ष के ऊपर हैं, तो 2 लोग पढ़े हैं तो 2/5 गुणे 100 कर लीजिए। तो यहाँ से देखेंगे तो 5 दूना 10, 2 दूनी 4, 40% साक्षरता दर आएगा। सेम इसी प्रकार से देश के भी होती है। 7 वर्ष से अधिक जनसंख्या क्यों लेते हैं? क्योंकि देश को मध्य देश से माना गया है कि 7 वर्ष से अधिक जनसंख्या ही पढ़ और लिख दोनों सकती है। पढ़ और लिख दोनों, याद रखना दोनों। अगर इनमें से कोई एक भी कर रहा है तो वह साक्षरता की कैटेगरी में नहीं आता है। अब 2011 के हिसाब से देखें तो पूरे भारत का साक्षरता दर कितना है भाई? हर वर्ष बढ़ रहा है, इतना याद रखना, मतलब हर दशक में बढ़ रहा है, हर साल भी देख लो बढ़ रहा है। लेकिन अगर लड़कियों की साक्षरता दर की बात करें तो बहुत तेजी से बढ़ा है मेरे भाई, ये बात याद रखना। 2011 के हिसाब से भारत का साक्षरता दर जो है ना 73% है, और यही साक्षरता दर 2001 में कितना था? तो 64.8 था। मतलब देख लो कितना तगड़े रूप में बढ़ा है, 64.8% था। और यही सबसे बड़ा हथियार बनेगा पूरे हमारे युवा का, और सरकार हो सकता है आने वाले समय में पढ़े लिखे सरकार बने। और साक्षरता दर की बात करें, सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य का है? तो बताएंगे केरल का है, फिर उसके बाद मिजोरम का है। मेरे भाई याद रखना, केरल का सबसे अधिक साक्षरता दर मेरे भाई 94% है, और 91.3% इसका है, 91.3% इसका है, 94% इसका है। लेकिन सबसे कम साक्षरता दर की अगर बात आती है तो वही बिहार का आ जाता है मेरे भाई। कितना आ जाता है? 61.8% बिहार का, 61.8% बिहार का। और इसके बाद इससे थोड़ा सा अधिक किसका है? 61.8% बिहार का है। इससे थोड़ा सा अधिक है मेरे भाई अरुणाचल प्रदेश का, 65.4%, 65.4% है अरुणाचल प्रदेश का। और यही अगर आपसे पूछ लेना कि पुरुष साक्षरता दर किस राज्य का सबसे अधिक है और किस राज्य का सबसे कम है, तो यही बताओगे आप, यही बताओगे। और सबसे कम किसका है? बिहार का पुरुष साक्षरता दर, और सबसे कम दूसरे नंबर पर कौन है? अरुणाचल प्रदेश का। देखिए अगर महिला साक्षरता दर पूछ ले सबसे अधिक कहाँ का है, तो केरल और मिजोरम बता दोगे क्रम से। और सबसे कम की बात आती है, सबसे अधिक में तो ये हो जाएगा केरल मिजोरम, लेकिन सबसे कम की बात आएगा कहाँ पर है? महिला का न्यूनतम साक्षरता दर, तो पहले नंबर पर तो बिहार रहेगा, लेकिन दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा आपका? राजस्थान आ जाएगा ना, राजस्थान आ जाएगा, हाँ राजस्थान आ जाएगा दूसरे नंबर पर। ठीक है, याद रखना मेरे भाई, ठीक है ना। और एक पॉइंट यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो अच्छा पहले यूटी का भी सुन लीजिए। यूटी में सबसे अधिक साक्षरता दर लक्षद्वीप का है भाई मेरे भाई, 91.8% है, 91.8% है कहाँ का? लक्षद्वीप का। और दूसरे नंबर बात करें तो दादरा नगर हवेली का सबसे कम कितना है? 66.2%, 76.2% लक्षद्वीप का सबसे कम है। सोच सकते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश में कितनी ज़्यादा जनसंख्या रहती ही है। अगर 2 लोग पढ़ लिए, 5 लोग रहते हैं, तब भी 40% आ जाएगा, समझ रहे हैं ना, इस तरह से। लेकिन एक चीज़ अगर आपसे पूछ ले मेरे भाई यहाँ पर कि स्त्री और पुरुष के साक्षरता में अंतर
सबसे अधिक किस राज्य में है, मतलब कि कहाँ किस राज्य में स्त्री और पुरुष में, यानी पुरुष और मतलब कि एक तरह से महिला में सबसे ज़्यादा अंतर है, तो बताएंगे राजस्थान में है। राजस्थान में है भाई, राजस्थान में है। ठीक है मेरे भाई, पुरुष की अगर बात करें यहाँ पर जनसंख्या मतलब कि साक्षरता दर और महिला की जनसंख्या साक्षरता दर की बात करें तो पुरुष की जो साक्षरता दर है मेरे भाई यहाँ पर है 79.2% है, 79.2% है। और अगर महिला की साक्षरता दर की बात करें यहाँ पर तो 52% ही है लगभग, देख लो तो लगभग 52.1% मान के चलते हैं, 52.1%। दोनों में अगर अंतर देखेंगे तो लगभग कितना का आ जाएगा, देख सकते हैं आप 2.1 आ गया, एक आ गया, 9 में से 2 गया 7 आ गया, 7 में 2 गया 5, 27.1 का सबसे अधिक माना जाता है राजस्थान में महिला और पुरुष का साक्षरता दर का अंतर। ये रहा पूरा जनगणना पे बेस मेरे भाई। अभी भी नींद नहीं आ रही, अब देखते हैं कौन सा क्लास लगा दें, सोच रहे हैं मैथ का ले लेना। चलिए कोई बात नहीं, अब देखते हैं, सुबह हो जाता है, ऐसे ही ससुरा पूरा रात कट जाती है। आप सभी से विनती होगा कि आप लोग मस्त तरीके से इसको देखते होंगे और प्लीज़ मेहनत का थोड़ा सा हो सके इतना शेयर करो, इतना शेयर करो मेरे को के पास पहुँच जाए, बस यही मैं चाहता हूँ। और उसका नाम मस्त है। चलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरे भाई, सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, अपनी जनसंख्या बढ़ाएंगे। और आज हमने जनसंख्या पढ़ लिया, कंप्लीट हो गया। और पिछला जो मैंने पढ़ा है, अब ऐसा नहीं कि पहला क्लास है मेरे भाई, 10वां क्लास है, देख रहे हैं ना, 10वां नंबर का क्लास है। ये चीज़ आपके सामने लिखा हुआ है, 10वें नंबर का क्लास है, लिखने से नहीं मेरे भाई, हमने पढ़ाया भी है, प्लेलिस्ट बना भी है ना। और मैक्सिमम 10 क्लास और आएगा, एक दिन में एक टॉपिक जब खत्म कर रहे हैं तो मैक्सिमम 10 क्लास और आएगा, चीज़ें खत्म हो जाएंगी अपने अनुसार, अपने समय से पहले खत्म होगा। धन्यवाद।